हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है। और अभी जो लोग जेके पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस का बैकग्राउंड क्या है, किसने दिया ये। तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया ड्यूपिट के द्वारा इन द ईयर 1844। आप लोग प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो लिखते जाइए साथ में, ठीक है। तो ड्यूपिट ने 1844 में दिया और फर्दर 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, इस पे काम किया और फिर से इसको इम्प्रोवाइज किया। और मार्शल ने इसको कहां पे रेफर किया? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बुक का नाम भी याद रखना, अगर रख सकते हो तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पे उसको रिफाइन किया। तो ड्यूपिट ने क्या किया था? ड्यूपिट ने जब 1844 में कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली पब्लिक गुड्स में से सोशल बेनिफिट कितना मिलता है पब्लिक को, वो मेजर करने की कोशिश की। तो ड्यूपिट ने क्या किया कि पब्लिक गुड्स में से कितना सोशल बेनिफिट पब्लिक डिराइव करती है। सोशल गुड, पब्लिक गुड्स कौन से हुए? जैसे ब्रिजेस हो गए, रोड हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर पब्लिक गुड्स। तो इसमें से कितना सोशल बेनिफिट पब्लिक को मिलता है, ये ड्यूपिट ने देखने की कोशिश की। क्लियर? आपको बैकग्राउंड अगर लिखना हो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? आप जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, आप क्या देखते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस। तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं, उस समय हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लेट्स से हमने देखा कि लेट्स से आप लोग मार्केट में गए एक ड्रेस परचेज करने, जिसका प्राइस था 1000 रुपए, लेकिन ये ड्रेस आपको क्या कर रही थी? आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रही थी। और सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रही थी, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर सरप्लस आप लोग ज्यादा पे करने को तैयार थे। अगर यही ड्रेस 1000 रुपए की जगह आपको 1200 की मिलती, इवन तब भी आप इस ड्रेस के लिए 1200 पे करते। क्यों करते? बिकॉज सेटिस्फेक्शन आप जो इस ड्रेस से डिराइव कर रहे हैं, दैट इज हायर। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? विलिंगनेस टू पे इज हायर। जब हमने बोला कि विलिंगनेस टू पे इज हायर इस ड्रेस के लिए, तो कंज्यूमर को क्या है? कंज्यूमर पे 1200 करने को तैयार है, लेकिन वो मार्केट प्राइस पे कर रहा है। 1000 इज द मार्केट प्राइस, जो ड्रेस के ऊपर लेबल लगा है, जिस प्राइस पे ड्रेस मार्केट के अंदर सेल हो रही है, दैट इज 1000। तो एक्स्ट्रा कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है? दैट इज 1200 माइनस 1000, इट इज इक्वल टू 100, सॉरी 200। तो 200 क्या है? 200 मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल बेनिफिट है। तो इस 200 को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज नेट मार्जिनल बेनिफिट। तो यहाँ पे जब भी हमने अगर देखा, आप लोगों ने क्या देखा? विलिंगनेस टू पे उसकी 1200 थी, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन उसने जो उसने मार्केट प्राइस पे किया, दैट इज लेस, दैट इज इक्वल टू 1000। तो ये जो डिफरेंस है उसको मैंने क्या बोला? दैट इज नोन एज नेट मार्जिनल बेनिफिट। इसी नेट मार्जिनल बेनिफिट को हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? इट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, आप लोगों को बेसिक समझ आ गया। Consumer surplus is simply the difference between the price that one is willing to pay and the price that one actually pays for a particular product. Willing कितना था? 1200, लेकिन उसने पे कितना किया? 1000। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, that is what? That is the consumer surplus. Mathematically, it can be represented as consumer surplus is equal to what a consumer is willing to pay, जो मैंने आपको बताया, that is 1200 minus what he actually pays.
ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, ये मैं आपको टेबल की हेल्प से समझाती हूँ। यहां तक समझ आया? अब टेबल में देखिए, टेबल में हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके यूनिट्स की कितनी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम, सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम, अप टू 6 कप ऑफ आइसक्रीम। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखना है, विलिंगनेस टू पे। हम लोग कितना पे करने को तैयार होंगे, जितनी हमें क्या मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग क्या डिराइव करते हैं, मार्जिनल वैल्यूएशन। कि आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी चीज से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अगर फर्स्ट कप से लेट्स से आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हमने बोला फर्स्ट कप के लिए आप कितना पे करने को तैयार हैं, यू आर रेडी टू पे 20 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट कप से हमने क्या बोला, आप 20 रुपए पे करने को तैयार हो। तो मार्जिनल वैल्यूएशन भी हम क्या कर रहे हैं, हम रुपी पे लिख रहे हैं, जैसे हमारा प्राइस भी हम किस पे लिखेंगे, रुपी पे। तो लेट्स से जब आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया तो उससे आपको मार्जिनल वैल्यूएशन कितनी मिली, लेट्स से 20। लेकिन मार्केट प्राइस उस आइसक्रीम के कप के ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ था, 12 रुपीज। अब आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको कितना फायदा हो गया, आप पे करना चाहते थे 20 रुपए पे करने को तैयार थे, लेकिन आपको पे तो 12 रुपए करना पड़ा। इसका मतलब आपको नेट बेनिफिट कितना हो गया, 20 माइनस 12 दैट इज 8। लाइकवाइज जब हमने सेकेंड कप आइसक्रीम का खाया तब आपको क्या होगा, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिक्लाइन होगी तो वैल्यूएशन भी आप लोग क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। तो 20 से आप लोगों ने कर दी 18। अब जब 18 रुपए आप पे करने को तैयार हो, इसका मतलब विलिंगनेस टू पे कितनी है, दैट इज 18। लेकिन प्राइस तो आइसक्रीम का सेम रहेगा, चाहे आप 1 कप खाओ, चाहे 2 कप खाओ, चाहे 10 कप खाओ। तो प्राइस कितना है, 12। तो इसका मतलब इस समय आपको नेट मार्जिनल बेनिफिट कितना मिल रहा है, 6। हमने कैसे निकाला, 18 दैट इज द मार्जिनल वैल्यूएशन, और विलिंगनेस टू पे माइनस 12 दैट इज 6। लाइकवाइज जब आपने थर्ड कप खाया तो आपका क्या होगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी बिकॉज ऑफ दिस लॉ, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब अब आप उसको वैल्यू भी कम करोगे, लेट से अब आप उसको 16 रुपए उसके पे करने को तैयार हो, लेकिन मार्केट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब 16 माइनस 12 दैट इज 4, इट इज योर नेट मार्जिनल बेनिफिट, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जो हम ये नेट मार्जिनल बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है क्या, बेसिकली इट इज द डिफरेंस ऑफ विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस, डिफरेंस ऑफ विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस। इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। हम इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो मैं ये बोल सकती हूं कि मुझे फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम खाने से कितना कंज्यूमर सरप्लस मिला, 8 मुझे क्या मिला, 8 कंज्यूमर सरप्लस। लाइकवाइज मैंने बोला जब मैंने सेकेंड कप खाया, मैंने ये नहीं बोला मैंने 2 कप खाए, मैंने क्या बोला, जब मैंने सेकेंड कप खाया, इंडिविजुअल सेकेंड कप की बात कर रही हूं, जब मैंने सेकेंड कप खाया तो मुझे कितना कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, 6। लाइकवाइज थर्ड यूनिट से मुझे कितना मिला, 4, फोर्थ यूनिट से 2, फिफ्थ से 0, सिक्स से -2। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस प्लस सेकेंड यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस प्लस थर्ड का कंज्यूमर सरप्लस प्लस अप टू सिक्स यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस ऐड करूं, तो इन टोटल मुझे कितना कंज्यूमर सरप्लस मिला, 18। 18 क्या हुआ, 18 इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो कंज्यूमर को मिला। ये टेबल समझ आया? अब हम लोगों ने क्या लिखा था, जो मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बोला कि मैं अभी आपको समझाऊंगी, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस
प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यही फॉर्मूला लिखा है। तो अब यहां देखिए, हम लोग अगर सम ऑफ मार्जिनल वैल्यूएशन और मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमारे लिए मार्जिनल वैल्यूएशन कितनी होगी एक यूनिट की, जितनी हमें यूटिलिटी मिल रही है हम उसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आप इन सबको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स टू बी 90। तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 90 माइनस प्राइस, प्राइस कितना है पर यूनिट का 12, और हम कितने कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग 6 यूनिट, 12 इंटू 6, ये आ जाएगा 72। तो 90 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये फॉर्मूला समझ आया किस तरीके से ये फॉर्मूला है, क्लियर। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख लीजिए, जब हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट के कंज्यूम करने पे हम मार्जिनल वैल्यूएशन या मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात कर रहे थे, यहाँ वैल्यूएशन लिख लेना, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम यहाँ पे रुपी के टर्म से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रादर देन यूजिंग यूटिलिटी आप लोग मार्जिनल वैल्यूएशन लिखे। तो फर्स्ट यूनिट की कंजप्शन से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, वैल्यूएशन 20, लेकिन मार्केट प्राइस क्या था 12, हर यूनिट का क्या है 12, दैट इज वाई हमारे पास ये क्या है, एक कांस्टेंट लाइन। तो फर्स्ट यूनिट पे हमने बोला हमारी वैल्यूएशन कितनी थी 20, लेकिन आप प्राइस कितना दे रहे थे 12। इसका मतलब दिस एक्स्ट्रा एरिया रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर सरप्लस और नेट मार्जिन बेनिफिट जो हमें कंजप्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट से मिल रहा है। लाइकवाइज जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, एट दैट टाइम आपको मार्जिनल वैल्यूएशन कितना मिल रहा था 18, लेकिन प्राइस कितना था 12। इसका मतलब दिस जो ये इस लाइन के ऊपर का एरिया है ये वाला, ये हमारा क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर सरप्लस जो हमें कहां से मिल रहा है, बाय द कंजप्शन ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी। लाइकवाइज थर्ड यूनिट से 16 मार्जिनल वैल्यूएशन, और 16 और 12 का डिफरेंस ये वाला एरिया, और लाइकवाइज फोर्थ यूनिट से ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाद हमारा 0 हो गया था, और फिर आप लोगों ने क्या देखा, ठीक है, फिफ्थ का हमारा क्या हो गया था, 12 प्राइस था और 12 ही कॉमोडिटी था, फिफ्थ यहाँ पे आएगा, और सिक्स का क्या था 10 प्राइस था, सॉरी 12 प्राइस था और 10 हमें क्या मिल रही थी, मार्जिनल वैल्यूएशन। इसका मतलब उस समय कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया था, नेगेटिव में। तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस, नेट कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस की डायग्राम, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, दीज आर द डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती है, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, जहां पे मतलब 1 है फिर आगे 2 है, कंटिन्यूटी नहीं है। अगर मैं बोलती 1 2 2, बीच में बहुत सारे नंबर होते तो ये क्या होता, ये कंटिन्यूस रेंज होती, लेकिन मैंने क्या बोला 1 स्पेसिफिक एक नंबर है, फिर 2, फिर 3। तो डिस्क्रीट आप लोगों को समझ आया, डिस्क्रीट क्या होता है, जहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब 1 to 2 मैंने बोला ये क्या हुआ, दिस इज कंटिन्यूस। 1 के बाद कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1.1 1.2 फिर 1.01, मैं कितने नंबर्स इस रेंज में लिख सकती हूँ, दैट इज कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट मींस इंडिविजुअल जब बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस अंडर अ डिमांड कर्व। जब हम कंज्यूमर सरप्लस अंडर अ डिमांड कर्व बात करते हैं, यहाँ पे हमारी assumption क्या रहती है कि जो हमारी कमोडिटी है दैट इज परफेक्टली डिविजिबल। हमारी कमोडिटी क्या है, परफेक्टली डिविजिबल। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि जिस तरीके से जितनी हमें कमोडिटी चाहिए वो हम कमोडिटी उतनी यूज कर पाए, और उस कमोडिटी का वैल्यू नेचर चेंज ना हो। जैसे अगर आप लोगों को चीनी यूज करनी है, चीनी आपकी मर्जी है, आप कप में 1/4 डालें या 2 दाने डाल रहे हैं चीनी के, या एक पूरा चम्मच डाल रहे हैं,
या जितनी मर्जी डालें, आप जितना मर्जी डालेंगे वो मिठास ही दे रही है, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट वो मिठास ही दे रही है चाय पे। तो हम लोगों ने शुगर को क्या देखा, शुगर को देखा इट इज अ परफेक्टली डिविजिबल गुड। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब ही ये है कि जितना आपको अमाउंट चाहिए उस प्रोडक्ट का आप उतना यूज कर सके और उस समय उसका नेचर, उसका पर्पस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैंने आपको चीनी की एग्जांपल दी, शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली डिविजिबल कमोडिटी। लेकिन अगर हम कार की बात करें, एक कार को अगर आप डिवाइड कर दोगे दो पार्ट्स में, तो क्या उस कार का आपके लिए कोई यूज रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब कार इज नॉट अ परफेक्टली डिविजिबल कमोडिटी। क्लियर? तो हम लोग क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस अंडर आर डिमांड कर्व। उस समय हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारा कमोडिटी है इनटू कंसीडरेशन दैट इज परफेक्टली डिविजिबल। जब हमारा परफेक्टली डिविजिबल है उस समय हमारी कर्व कैसी आएगी? दिस इज द नेचर ऑफ आवर कर्व दैट इज डिमांड कर्व। जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, प्राइस एंड मार्जिनल वैल्यूएशन, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना है P, और हम लोग विलिंग कितना है, पहले हम इतना विलिंग है, देन हम इतना विलिंग है कमोडिटी के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से, फिर हम इतना विलिंग है। इसका मतलब जो एरिया प्राइस लाइन और डिमांड कर्व के बीच में आएगा दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर सरप्लस। तो डिमांड कर्व में आप लोग बता सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस कैसे शो करेंगे? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी आज की क्लास में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, टेलीग्राम चैनल पे लिखिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और एक और बात, अब आप लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस मैंने आप लोगों को बता दिया HL आहूजा से। अब आप लोग इसके लिमिटेशंस पढ़ लेना कंज्यूमर सरप्लस के। ठीक है, समहाउ अगर लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लिख पाए। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना ही आप लोगों को करना है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप HL आहूजा को रेफर करिए। थैंक यू।